विश्व के भूगोल में ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम का अध्ययन करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और सोलर सिस्टम के एक ग्रह यानी कि पृथ्वी, जिसको हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, उसकी उत्पत्ति से लेकर अभी तक यानी कि एंथ्रोपोसीन युग के नाम से जिसे जाना जा रहा है, उस बीच के कालखंड को जिसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि 4.5 अरब साल पहले करीब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब से लेके अब तक पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से युग आए गए, कितने जीव जंतु आए, कितने मास एक्सटिंक्शन हुए, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ISPCS मेंटोर में। और आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर में जो अगला लेक्चर है यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसको इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जब बात आती है पृथ्वी पर जियोलॉजिकल यानी भूवैज्ञानिक कालक्रम की, अगर मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, जिसमें मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए थे कि करीब 13.7 अरब साल पहले, अरब साल ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का। राइट, किसका ओरिजिन हुआ था? यूनिवर्स का। ये किसने बताया हमें? ये बताया बिग बैंग थ्योरी ने। किसने बताया? बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत ने। राइट, इसके बाद जो हमारा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी का जो एक सोलर सिस्टम है, उसकी उत्पत्ति, जो हमारा सूर्य है, उसको लगभग 4.8 या कहीं कहीं 5 अरब साल यानी कि जैसे बिलियन ईयर बोलते हैं, 5 बिलियन ईयर, इतना पुराना बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति हुई पृथ्वी की, जिसको लगभग 4.5 अरब साल पुराना माना जाता है पृथ्वी को। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितनी हुई थी? कहीं कहीं किसी किसी किताबों में 4.6 है, कहीं 4.8 है, तो अप्रॉक्स अगर हम मान के चलें तो लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तब से लेके अब तक, ठीक है, ये जो बीच का टाइम है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके और अब तक, यानी कि 2024, इसके बीच के कालक्रम को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें हम अध्ययन करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न युगों का, कालखंडों का, टाइम जोन का। ठीक है, उन सब का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं कि कहाँ से शुरू होता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा, NCERT की किताबों में पढ़ा होगा, ये जो शब्द हैं ये आपने पढ़े होंगे। इयॉन, आगे बढ़ें तो होता है एरा, और आगे बढ़ें तो होता है पीरियड, और अगर आगे बढ़ें तो होता है इपॉक। क्या होता है? इपॉक। देखिए, हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी भी इसको देख रहे होंगे। मैं उनको बता दूं कि अगर मैं इंग्लिश में ये शब्द लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लगभग वही शब्द आएंगे। जैसे मैं बोलूँगा प्लेस्टोसीन, उसको हिंदी में ह्यूमयुग बोलते हैं। मैंने बोला प्री कैम्ब्रियन, तो उसको हिंदी में भी प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कुछ शब्दों को आपको याद रखना है इंग्लिश में भी। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों को कोई इशू होगा नहीं। जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं हिंदी में भी वर्ड शब्दों का इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश के शब्द अलग अलग हैं नहीं। सेम जो इंग्लिश के शब्द हैं उन्हीं को हिंदी के शब्दों की तरह इस्तेमाल किया जाता है देवनागरी लिपि में। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे जो आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो इयॉन क्या होता है? ये सबसे बड़ा ड्यूरेशन है टाइम का, सबसे बड़ा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आता है एरा, ड्यूरेशन के हिसाब से, फिर आता है पीरियड, और फिर आता है इपोक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको 1 ईयर मान लें, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, अगर ये 1 ईयर है तो ये होगा 1 मंथ, ये होगा 1 वीक, और ये होगा 1 डे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये समय है, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो जब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब से लेके अब तक केवल 2 इयॉन में इसे बांटा गया है, 2 इयॉन। मैं बड़े ही सिंपल और सरल शब्दों में आपको ये बता दूंगा ताकि जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, और यहाँ से अगर कोई प्रश्न बने तो वो मिस ना हो। ठीक है, 2 इयॉन में ये डिस्ट्रीब्यूट है। कब से लेके 4.5 अरब साल यानी बिलियन ईयर से लेके अभी तक। कौन कौन से वो 2 इयॉन हैं?
एक तो है आपका प्री कैम्ब्रियन, कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन, और दूसरा है आपका फेनेरोजोइक, कौन सा है, फेनेरोजोइक। ठीक है, शब्दों से परेशान नहीं होना है, हिंदी में भी इसको फेनेरोजोइक बोलते हैं, इसको प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। ठीक, तो पहले हम इयॉन को बांटते हैं, क्योंकि अगर एक पूरे इस वाली स्लाइड में मैंने करके आपको बताया तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं सबसे पहले किसको, इयॉन को समझते हैं। अगर हम इयॉन को बांटें, ठीक, अगर हम इयॉन को बांटें तो ये हो गया आपका 4.5 बिलियन ईयर, और ये जो इयॉन है यहाँ तक आपका चलेगा प्री कैम्ब्रियन, क्या चलेगा, प्री कैम्ब्रियन, और यहाँ से शुरू हो जाएगा फेनेरोजोइक। ये जो मैं बता रहा हूँ टाइम स्केल कहाँ से शुरू हो जाएगा, आपका लगभग 542 मिलियन ईयर तक चला, यानी कि 4.5 बिलियन से शुरू होकर प्री कैम्ब्रियन कब तक चला, 542 मिलियन ईयर तक चला। ठीक, ये बात समझ में आ रही है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके लगभग कितने 4 अरब साल तक तो एक इयॉन चला जिसका नाम है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट आते हैं, लेकिन उसके अंदर नहीं जाना है अपन को, फिर भी हम देख लेते हैं लगभग थोड़ा सा। एक है आपका हेडियन, एक है आपका आर्कियन, आर्कियन का आपने नाम सुना होगा, और एक है आपका प्रोटोरोजोइक। क्या है, प्रोटोरोजोइक। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन युग में, ये इन प्री कैम्ब्रियन इयॉन को इतने कालखंडों में ऐसे बांटा गया है। ठीक, यानी कि हमारी पृथ्वी के समय का अधिकांश हिस्सा तो प्री कैम्ब्रियन इयॉन ले गया। ठीक है, कितना, लगभग 4 अरब साल ले गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इयॉन है प्री कैम्ब्रियन, ये लगभग मैं आपको बताऊं 88% टाइम आपका इसी के अंतर्गत गुजरा। ठीक है, साथ में हम इसके साथ साथ इसके फैक्ट भी देखेंगे। उसके बाद 542 मिलियन साल, यानी कि इसको हम करोड़ में देखें तो लगभग 54 करोड़ साल तक, यानी कि 2024 से लेके 54 करोड़ साल पहले तक, यहाँ तक क्या था, इसके बाद से लेके 4.5 तक क्या था, प्री कैम्ब्रियन, है ना। हम उल्टा जा रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। 4.5 से लेके कहाँ तक आ रहे हैं, 54 करोड़ साल तक, तो ये है प्री कैम्ब्रियन। और इसके बाद कौन सा एरा आता है, फेनेरोजोइक। ठीक, अब हम आगे समझेंगे थोड़ा सा, ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। अब मैंने आपको इयॉन बताया, इयॉन के बाद हमने एरा। ठीक है, तो इयॉन में बोला कि सर आपने इयॉन को बांटा था, आपने इयॉन को बांटा था एक प्री कैम्ब्रियन में और एक फेनेरोजोइक में। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में आपने 3 बताए थे। ठीक है, इसमें कोई एरा नहीं था, मैं आपको बताऊं कोई एरा नहीं था प्री कैम्ब्रियन में, कोई पीरियड नहीं था, कोई इपोक नहीं था। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ बांटा ना, एरा, पीरियड और इपोक। तो प्री कैम्ब्रियन में हमने केवल और केवल इयॉन था, जिसमें कोई एरा नहीं था, पीरियड नहीं था, इपोक नहीं था। अगर हम फेनेरोजोइक की बात करें तो इसमें कौन सा एरा था, ठीक है, इसमें फेनेरोजोइक में तीन एरा को हम इसमें बांट सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पेलियोजोइक, नंबर 2 मेसोजोइक, ठीक है, और रिसेंट वाला जो है वो है आपका सेनेजोइक। ठीक है, रिसेंट क्या है आपका, सेनेजोइक। एक मिनट, रिसेंट है आपका सेनेजोइक। तो पेलियो मतलब पुराना, पेलियो मतलब पुराना, ओल्ड, जोइक मतलब लाइफ फॉर्म, जीवन। ठीक है, लाइफ फॉर्म की बात। ऐसे मीसोजोइक मतलब मध्य, जोइक मतलब लाइफ फॉर्म, और सेने मतलब आपका रिसेंट। कौन सा है, रिसेंट, और जोइक मतलब लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो इयॉन 2 हैं, और जो प्री कैम्ब्रियन इयॉन है उसमें कोई पीरियड इपोक नहीं है और कोई इरा नहीं है। लेकिन फेनेरोजोइक में 3 इरा हैं। कौन कौन से हैं भाई साहब, कौन कौन से हैं, पेलियोजोइक है, मेसोजोइक है और सेनोजोइक है। ठीक है, अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से इयॉन है, इरा है, पीरियड और इपोक है। अब हम देखते हैं पीरियड, कि ये बताइए साहब कि पीरियड कौन कौन से हैं और इपोक कौन कौन से हैं। ठीक है, जल्दी से इसको और देख लेते हैं, और उसके बाद हम इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जानेंगे। फिर से लिखेंगे हम, सो दैट कि कन्फ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार का। फिर से लिखेंगे हम इयॉन। इयॉन में हमने 2 देख लिए, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक। फिर हमने देखा एरा। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में कोई एरा नहीं था, इसमें 3 थे, पेलियो, मेसो और सेनो। अब हम देखेंगे पीरियड, मुख्य रूप से क्या देखेंगे, पीरियड।
पीरियड में अगर हम पेलियोजोइक की बात करें, पेलियोजोइक की बात करें तो यहाँ पे 6 पीरियड हुए। कौन कौन से हुए भाई, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है कैम्ब्रियन। अब इसको हमने कैम्ब्रियन क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले का जस्ट कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन। उसके बाद है कौन सा, ऑर्डोविशियन। कौन सा है, ऑर्डोविशियन। फिर उसके बाद क्या है, सिल्यूरियन। क्या है, सिल्यूरियन, ये हम पीरियड की बात कर रहे हैं। फिर क्या है, डेवोनियन, डेवोनियन, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका कार्बोनिफेरस। क्या है, कार्बोनिफेरस। और उसके बाद क्या है आपका पर्मियन, ठीक है, पर्मियन। यानी कि पैलियोजोइक एरा में कितने पीरियड हुए, 6 पीरियड हुए, ठीक है। और इन सभी 6 पीरियड की अपनी अपनी खासियत है कि कैम्ब्रियन में क्या हुआ, ऑर्डोविशियन में क्या हुआ, सिल्यूरियन में क्या हुआ, डेवोनियन में क्या हुआ, कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, पर्मियन में क्या हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो पैलियोजोइक में हमने 6 पीरियड की बात करी। अब हम देखते हैं मेसोजोइक। मेसोजोइक में हुए आपके 3 पीरियड। 3 पीरियड कौन कौन से थे, वो थे ट्रायसिक, जोरासिक, वही जोरासिक है, जोरासिक पार्क, जो आप लोगों ने फिल्म देखी है जोरासिक पार्क, वही जोरासिक है। और फिर है क्रेटेशियस। कौन सा है, क्रेटेशियस, ठीक। इसलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो मैंने अलग अलग स्लाइड्स में इसको लिया है। और फिर लास्ट रिसेंट जो है आपका सेनेजोइक, इसमें भी 2 पीरियड आए। कौन कौन से आए, इसको हम आगे देखते हैं। अगेन हम शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर को एक बार में पूरा अच्छी तरह के समझना है। एरा, इयोन, सॉरी, अगर आप हम चलें तो ये है इयोन, फिर है एरा, फिर है पीरियड, ठीक है, और फिर है इपोक, राइट, फिर है इपोक। आपने बताया सर 2 पीरियड, प्री कैम्ब्रियन और फेनेरोजोइक। प्री कैम्ब्रियन में कोई एरा, पीरियड, इपोक नहीं था, लेकिन फेनेरोजोइक में 3 एरा की आपने बात करी थी सर। कौन कौन से 3 एरा की, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। आपने सर पेलियोजोइक के 6 हमें पीरियड बताए थे, ठीक है, मेसोजोइक के 3 बताए थे, लेकिन सेनोजोइक के 2 पीरियड हैं। एक है आपका टर्शियरी, एक है आपका टर्शियरी, और एक है आपका होलोसीन, एक है आपका होलोसीन, ठीक है। तो ये इसमें पीरियड है। अगर हम इपोक की बात करें, इपोक, तो टर्शरी पीरियड में इसमें कोई इपोक नहीं है आपके पेलियोजोइक में। एरा जो है, एरा में पेलियोजोइक एरा के कोई पीरियड और इपोक नहीं है, ठीक है। मेसोजोइक के कोई पीरियड और इपोक नहीं है, लेकिन सेनोजोइक के टर्शरी के आपके 5 यहाँ पे इपोक हैं, ठीक है। पहला है पेलियोसीन, ठीक है, कौन सा है भाई, पेलियोसीन। दूसरा है आपका इयोसीन, ठीक है। फिर है आपका ओलिगोसीन। कौन सा है भैया, ओलिगोसीन है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है मायोसीन। कौन सा है भैया, मायोसीन। और उसके बाद आपका है प्लायोसीन, ठीक है। अभी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन भी बने हैं और फैक्ट भी रिलेटेड है, अभी आप केवल देखते जाएं, ठीक है, कहीं पे भी आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक। और होलोसीन यहाँ तक हो गया आपका कि भैया टर्सरी में कौन कौन से 5 हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, पेलियोसीन है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है और प्लायोसीन है, ठीक है। अब टर्सरी में अगर हम सेनोजोइक में इसकी बात करें, आई एम सॉरी ये गलत है, इसको आप मिटा दीजिए। यहाँ पे है आपका क्वाटरनरी। क्या है, क्वाटरनरी, 1 मिनट, क्वाटरनरी, ठीक। और क्वाटरनरी में आपके 2 हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं थोड़ा कलर को। एक है प्लिस्टोसीन, आप सबने पढ़ा होगा, जिसको हिमयुग के नाम से जानते हैं, और होलोसीन, जिस युग में हम रह रहे हैं वो है होलोसीन, ठीक है। तो ये पूरी आपकी एक मैंने रूपरेखा खींच दी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। अब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उन सबको जानते हुए अब हम आगे बढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। 13.7 अरब साल पहले ओरिजिन यूनिवर्स का, बिग बैंग थ्योरी कहती है। लगभग 4.8 या 5 बिलियन साल पहले क्या बना था, सन बना था, ठीक है। सन के बाद हमारी पृथ्वी बनी। अब हम पृथ्वी पर अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखें तो मैंने आपको बताया कि इयोन, एरा, पीरियड और इपोक, जिसमें सबसे बड़ा होता है इयोन, फिर होता है एरा, फिर होता है पीरियड और फिर होता है इपोक, ठीक है। इयोन में 2 आए, एक आया प्री कैम्ब्रियन और एक आया फेनेरोजोइक।
ठीक है। प्री कैम्ब्रियन जो है वो सबसे बड़ा इयॉन है या सबसे बड़ा टाइम स्केल है। मैंने बताया कि जितना भी समय पृथ्वी पर हुआ है, पृथ्वी के जन्म से लेके, उसका 88% टाइम तो यही वाला इयॉन ले गया, ठीक है। उसके बाद फेनोजोइक इयॉन। मैंने आपको बताया कि प्री कैम्ब्रियन में को भी हम 3 पार्ट में, हेडियन, आर्कियन और प्रोटोजोइक में बांट सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया किस इयॉन के हैं, तो ये प्री कैम्ब्रियन इयॉन के हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भैया इयॉन हो गया प्री कैम्ब्रियन और फेनोजोइक। फेनोजोइक इयॉन में 3 एरा की हमने बात करी थी, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पेलियो का मतलब पुराना, जोइक का मतलब लाइफ फॉर्म, ठीक है। मेसोजोइक मतलब मीडियम, सेनोजोइक मतलब रिसेंट। इसमें कोई, मैंने बताया कि फेनोजोइक में कोई एरा, जो प्री कैम्ब्रियन में कोई एरा, पीरियड और इपोक नहीं है, लेकिन फेनोजोइक में एरा थे। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने आपको बताया कि जो एरा था पेलियोजोइक, उसको 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। और जो मेसोजोइक था, मेसोजोइक एरा को 3 पीरियड, ट्रायसिक, जोरासिक और क्रिटेशियस में बांटा गया है। फिर मैं और आगे बढ़ा, मैंने आपको बताया कि जो सेनोजोइक था उसको भी 2 पीरियड में बांटा गया, टर्सरी और क्वाटरनरी। लेकिन टर्सरी को फिर से 5 इपोक में बांटा गया है, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। और क्वाटरनरी को 2 एपोक में बांटा गया, एक है प्लेस्टोसिन और होलोसिन, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप ध्यान से समझेंगे और अगर कहीं फंस रहे हैं, रिपीट करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जी सर, यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायग्राम भी रखा है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है, आपको उतनी अच्छे से समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अब जो मैंने समझाया, आप फिर यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं, ठीक। एरा, इपोक, पीरियड, इसमें इयॉन की बात भी नहीं की गई है, ठीक। तो आपको जाना भी नहीं है इस डायग्राम में। मैंने आपको जो 3 स्लाइड्स में समझाया है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं सारे फैक्ट को। देखिए, मैंने आपसे बोला प्री कैम्ब्रियन, अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा जी ठीक है सर, आप इयॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इयॉन की बात कर रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, दिमाग में आ गया। यानी कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं क्या जो काम के हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं? अगर हम प्री कैम्ब्रियन की बात करें तो 4.5 अरब साल से लेके और ये 542 मिलियन साल तक चला। इसमें कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी, नो लाइफ फॉर्म, मतलब जीवन के कोई चिन्ह नहीं थे इस काल में, जीवन शुरू नहीं हुआ था किसी भी फॉर्म में। लेकिन जैसे जैसे ये पीरियड खत्म होने पे आ रहा था, उस वक्त तक ब्लू ग्रीन एल्गी देखी गई, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी देखी गई, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया देखे गए, ठीक है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया देखे गए अंत तक, ठीक। अगर अप्रोक्स में देखा जाए लगभग, तो लगभग इस काल को बोला जाता है नो लाइफ फॉर्म, कोई जीवित नहीं था, या मतलब कोई जीवित जंतु नहीं था। और क्योंकि उस समय क्यों नहीं था भाई, उस समय अर्थ शेप ले रही थी अपना, अर्थ बन रही थी, बनने के फॉर्म में थी अर्थ किसके फॉर्म में थी? अर्थ बन रही थी, ठीक है। वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे वहाँ पे, वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन, तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियाँ हो रही थी। तो ऐसे में लाइफ कैसे पनप सकती है? लाइफ के लिए अनुकूल स्थिति थी ही नहीं, ठीक है। पृथ्वी एक आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडा हो रही थी प्री कैम्ब्रियन काल में, लेकिन उसके अंत तक हमें ब्लू ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया देखा गया। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पहले ही बताया कि 88% टाइम आपका ये इयॉन कवर करता है प्री कैम्ब्रियन। कितना करता है? लगभग 88% टाइम ये आपका कवर करता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बार बार पूछा जाता है कि अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? वो भाई साहब इसी प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था, अरावली पर्वत का। तो ये विश्व के सबसे पुराने पर्वत हैं, ये विश्व के सबसे पुराने पर्वत हैं, ठीक है। तो ये आपका एक प्री कैम्ब्रियन इयॉन खत्म हुआ। अब हम आगे देखते हैं, हमने क्या देखा था प्री कैम्ब्रियन के बाद? हमने क्या देखा था? प्री कैम्ब्रियन के बाद हमने देखा था कैम्ब्रियन, ठीक है। यानी कि प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आया था? कैम्ब्रियन एरा आया था, पीरियड आया था। ये किस में था? ये देखिए, अपन चलते हैं, ये है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन। फिर मैंने आपको क्या बताया था? पैलियोजोइक। तो पैलियोजोइक एरा का कैम्ब्रियन पीरियड। अब हम पैलियोजोइक एरा में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि आगे आ रहे हैं, ठीक है। किसका पार्ट है? पैलियोजोइक का। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जी हाँ हैं, उनको और समझ लेते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या क्या हुआ था, यहाँ से क्या शुरू हुआ था, इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
तो प्री कैम्ब्रियन के बाद हम पहले जो एक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड में चलते हैं, इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, या फिर हम यहीं पे खोल लेते हैं, यहाँ पे खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मरीन इन्वर्टिवेट की उत्पत्ति हुई थी। मरीन इन्वर्टिवेट क्या है भैया? मरीन इन्वर्टिवेट यानी कि अब जीवन शुरू हो रहा था। कहाँ पे? सबसे पहल समुद्र में। लेकिन ये इन्वर्टिवेट का मतलब है कि बिना रीढ़ वाले जीव जंतुओं की उत्पत्ति होना शुरू हो गई थी कैम्ब्रियन काल में। लेकिन अभी तक लैंड पर यानी स्थल पर टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं थी, कोई लिथोस्फेरिक, है ना, जमीन वाली कोई लाइफ नहीं थी। नो लाइफ, हम कह सकते हैं कि ओके, नो लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, नो लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जीवन सबसे पहले कहाँ आया? सबसे पहले समुद्र में उत्पत्ति हुई, ठीक। तो ये आपका कैम्ब्रियन से रिलेटेड है। अगर हम ऑर्डोविशियन की बात करें तो जो फर्स्ट फिश आई थी, जो फर्स्ट फिश देखी गई, पहली मछली फर्स्ट फिश देखी गई, वो कहाँ आया था? ऑर्डोविशियन में। तो ये ऑर्डोविशियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम सिल्यूरियन की बात करें तो सिल्यूरियन पे हम ये जो पीरियड है, सिल्यूरियन पीरियड, यहीं से शुरुआत हो गई थी लैंड पे जीवन की, यानी कि धरातल पर, जमीन पर, पानी से जमीन पर जीवन आया था। लेकिन इस वक्त तक ये प्लांट के फॉर्म में था। काय के फॉर्म में था? प्लांट के। यानी कि सबसे पहले सिल्यूरियन काल में स्थल पर जो जीवन आया वो प्लांट के फॉर्म में, यानी कि लैंड के फॉर्म में जीवन आया था, ठीक है। अगर हम उसके आगे बात करें तो डेवोनियन की अगर बात करें, मैंने आपको क्या बताया? कैम्ब्रियन में मरीन इन्वर्टिवेट, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, यानी कि ये सिंपल लाइफ थी, सिंपल लाइफ। यहाँ से और डेवोनियन से कॉम्प्लेक्स लाइफ शुरू हो जाती है, यानी कि अब आप बात कर सकते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स की, ठीक है, वर्टिब्रेट एनिमल्स की यहाँ से बात कर सकते हैं डेवोनियन से। और उसके बाद है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। कार्बोनिफेरस इंपॉर्टेंट है कि भाई कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था। देखिए कार्बोनिफेरस जो काल है, ये इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो रेप्टाइल है, यानी कि सरीसृप, रेप्टाइल फॉर एग्जांपल जैसे कि स्नेक वगैरह हैं, इनकी उत्पत्ति यहाँ से शुरू हो गई थी। लेकिन इसके लिए तो ये जाने जाता है कार्बोनिफेरस, यानी कि रेप्टाइल पृथ्वी पर अपीयर होना शुरू हो गए थे। प्लस ये कोल के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है ये काल, क्योंकि इस काल में जो ग्रीन वेजिटेशन है, ठीक है, जो ग्रीन वेजिटेशन है या जो वेजिटेशन है वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर सबमर्ज हुई थी, ठीक है, इसी काल में। और कोल का फॉर्मेशन हुआ था, कोल का फॉर्मेशन। तो कार्बोनिफेरस में कोल का, बहुत बड़ी मात्रा में कोल का फॉर्मेशन होता है। तो वर्ल्ड के लेवल पर, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा कोल मिलता है, वो कार्बोनिफेरस काल का ही मिलता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। लेकिन इंडिया के अगर कॉन्टेस्ट में बात करें, इंडिया के कॉन्टेस्ट में, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कार्बोनिफेरस काल का जो कोयला है, उसकी मात्रा लगभग ना के बराबर है, यानी कि नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा कौन सा कोल है? यहीं के लगे हाथ ये भी बता देता हूँ मैं, बिटुमिनस। कौन सा है? बिटुमिनस कोल मिलता है, जो कि कार्बोनिफेरस काल के बाद का काल, गोंडवाना कार्बोनिफेरस काल के बाद का काल, यानी कि गोंडवाना युग का है, गोंडवाना एरा का है, ठीक है। लेकिन एक आपको मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि भारत की कौन सी प्लेस है जहाँ पर हमें कार्बोनिफेरस काल का कोल, जिसको एंथ्रेसाइट अभी जो पूरे विश्व में पाया जाता है, वो इसी काल का है, ठीक है। वो भारत में किस जगह पाया जाता है, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बता दूंगा या अगली वीडियो में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि भाई कार्बोनिफेरस काल में जो वेजिटेशन है वो पानी के अंदर सबमर्ज हुई थी, पानी के अंदर डूबी थी वेजिटेशन। उसके बाद वहीं उसी कारण से कोल का फॉर्मेशन उस काल में हुआ, विश्व में जो सबसे ज़्यादा कोल मौजूद है या पाया जाता है वो कार्बोनिफेरस काल का पाया जाता है। इंडिया इसका एक्सेप्शन है। इंडिया में कार्बोनिफेरस काल का जो कोल है वो ज़्यादा मात्रा में कोयला नहीं पाया जाता है, वो पाया जाता है गोंडवाना काल का, जो इसके बाद कह रहा है, इसलिए विटुमिनस पाया जाता है। इस कोल की खासियत है एंथ्रेसाइट, वो भी इंडिया में पाई जाती है, लेकिन किस जगह ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आपका है मेसोजोइक। मेसोजोइक में 3 युग
3 एरा की हमने बात करी थी, वो पीरियड की बात करी थी। कौन कौन से पीरियड थे? ट्रायसिक, जोरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक में ये फ्रॉग एंड टर्टल्स आना शुरू हो गए थे। क्या? फ्रॉग एंड टर्टल्स। याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पूछे जा सकते हैं। फ्रॉग एंड टर्टल, ये जो एज है, अगर हम एरा की बात करें, मेसोजोइक एरा की बात करें, पूरा पीरियड एज ऑफ डायनासोर्स का है। क्या है? एज ऑफ डायनासोर्स। जोरासिक में, ये जोरासिक क्या है? ये एज ऑफ डायनासोर है, पर्टिकुलर अगर हम जाके बात करें प्रिसाइजली, ठीक है, तो एज ऑफ डायनासोर है। यानी कि ट्रायसिक में फ्रॉग एंड टर्टल आए, और कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत हो गई थी डायनासोर्स की, लेकिन जो डोमिनेंस देखा गया वो जोरासिक पीरियड में देखा गया। और आपको पता है जोरासिक पीरियड, जोरासिक पार्क करके मूवी भी बनी है हॉलीवुड की, बहुत शानदार मूवी है, देख सकते हैं। ठीक, तो एज ऑफ डायनासोर्स कहते हैं इसको। ठीक, किसको कहते हैं एज ऑफ डायनासोर? जोरासिक को कहते हैं एज ऑफ डायनासोर्स। इसके अगर हम आगे बात करें, आगे देखें, तो फिर है आपका क्रिटेशियस। क्या है आपका? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में एक्सटिंक्शन हुआ था, किसका? डायनासोर्स का। एक्सटिंक्शन हुआ था डायनासोर्स का। तो जो एस्ट्रॉइड टकराया था आके पृथ्वी से, उससे डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। तो वो क्रिटेशियस काल की घटना है। आपको बता दें कि क्रिटेशियस काल की एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्रिटेशियस युग से रिलेटेड, वो ये है कि इंडिया में लार्ज स्केल वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे इस काल में। लार्ज स्केल वॉल्केनिक इरप्शन, लार्ज स्केल वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी गतिविधि हुई थी। तो जो डेक्कन प्लेट्यू बना है, इंपॉर्टेंट, जो डेक्कन प्लेट्यू बना है वो किस में बना है? वो इसी क्रिटेशियस पीरियड में बना है। कहाँ बना है? क्रिटेशियस पीरियड में बना है आपका डेक्कन लावा प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये आपका हो गया, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, मेसोजोइक, टर्सरी। हाँ, अब आते हैं हम सेनोजोइक में। कौन सा एरा? सेनोजोइक में हम टर्सरी में चलते हैं। अब ये जो टर्सरी युग है, इस युग में जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के जितने भी फोल्ड माउंटेन हैं, चाहे आपका हिमालय हो, आल्प्स हो, ठीक है, इसके बाद एटलस हो, रॉकीज़ हो, एंडीज हो, ये सब पर्वत किस में बने हैं? टर्सरी युग में। यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन, दुनिया के जितने भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, हिमालय से लेके रॉकीज, एंडीज से लेके एटलस माउंटेन से लेके, वो सब किस युग में बने हैं? अभी आपके टर्सरी युग में ये सारे पर्वत बने हैं। अब आप ये जो है हिमालय, आल्प्स, इन सब में सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो एंडीज का हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि बताइए भाई सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो वो आपका हुआ था एंडीज का। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगर आगे बढ़ें, देखें सेनोजोइक में, तो सेनोजोइक का जो है, सेनोजोइक में अगर हम आगे बढ़ें तो टर्सरी हो गया, क्वाटरनरी में 2 एपोक जाते हैं, एक प्लेस्टोसीन और एक होलोसीन। यंग फोल्ड माउंटेन तो आज तक भी बढ़ रहे हैं, यानी क्वाटरनरी पीरियड में भी इनका बढ़ना जारी रहा, इनका प्रोग्रेस जारी रहा, डेवलपमेंट जारी रहा। लेकिन ये जो पीरियड है इसको एज ऑफ मैमल्स सबसे बाद में आए, स्तनधारी, जिसमें एनिमल्स, हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो स्तनधारी है, इसलिए क्वाटरनरी पीरियड को एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। ठीक है, पीरियड कौन सा है आपका? क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी, हमने क्वाटरनरी पीरियड देखा था। क्वाटरनरी में हमने 2 देखे थे, एक देखा था हमने प्लेस्टोसीन, और एक देखा था हमने होलोसीन। तो ये जो क्वाटरनरी है ये एज ऑफ मैमल्स है। क्या है ये? एज ऑफ मैमल्स है ना। ये स्तनधारियों का ये डोमिनेंस यहाँ से देखा जाता है, स्तनधारियों का डोमिनेंस हमारे यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, अब अगर हम प्लेस्टोसीन की बात करें, जिसको हम हिमयुग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिमयुग। यहाँ से हिमयुग की शुरुआत हो जाती है, आइस एज की। क्यों हो जाती है भाई? इस युग के आते आते दुनिया के जो मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे आपका अंटार्कटिका हो, चाहे आपका यूरोप हो, चाहे आपका रसिया हो, एशिया हो, मैक्सिमम आइस से कवर हो गया था। किससे कवर हो गया था? आइस से कवर हो गया था। ये जो एज है ये 2 मिलियन यानी कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले से लेके और अभी 10,000 पूर्व तक चली। कब तक चली? 2 मिलियन से लेके 10,000 साल तक।
2 मिलियन से लेके यानी 20 लाख साल से लेके 10,000 साल तक चली। इसको बोला जाता है प्लेस्टोसीन यानी कि हिमयुग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे महाद्वीप आइस से कवर हो गए थे इस काल में, ठीक है। और उसके बाद आइस पिघलना शुरू हुई यानी कि वार्म युग या कहीं ना कहीं प्लेस्टोसीन कमजोर पड़ना शुरू हुआ, तब शुरुआत होती है होलोसीन की, ठीक है। होलोसीन से क्या मतलब है? होलोसीन युग में मानव यानी कि ह्यूमन का डोमिनेंस देखा गया। किसका? ह्यूमन का डोमिनेंस देखा गया। इस युग में ह्यूमन का डोमिनेंस देखा गया यानी कि होलोसीन युग में ह्यूमन डोमिनेट किया। और इसी को बात चल रही है अभी अनऑफिशियली है कि इसके बाद का जो युग है इसको एंथ्रोपोसीन यानी एंथ्रो यानी मानव, एंथ्रोपोसीन युग क्यों ना घोषित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मानव अपने पदचिन्ह छोड़ना शुरू कर रहा है इस पृथ्वी पर। कैसे? ग्लोबल वार्मिंग से आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से हमने पृथ्वी के वायुमंडल का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। स्थल जो है वो चेंज हो रहा है। हमने जंगलों को काट दिया है, जंगलों के काटने से स्थलाकृतियाँ चेंज हो गई हैं, ठीक है। बहुत सारा जीवन खत्म हो गया है, ठीक। बहुत सारे मतलब जो जीव जंतु या एनिमल्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं बहुत सारे। तो हमने अपने पद चिन्ह यहाँ पे छोड़ना शुरू कर दिए। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि क्यों ना होलोसीन के बाद हम एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत कर दें। तो इस पर अभी कंट्रोवर्सी है, ऑफिशियली अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो अगर एंथ्रोपोसीन कहीं आता है तो आप उसका अंदाजा किससे लगा सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमन के डोमिनेंस से रिलेटेड है। तो मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई, किसकी? जियोलॉजिकल टाइम स्केल की मैंने आपको सारी कहानी बताई है। अब हम इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमने कलेक्ट किए हैं वो देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, और क्लास को ख़त्म करते हैं। क्या है? जिसको समझ नहीं आया वो एक बार रिपीट ज़रूर कर ले, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर एक बार दिमाग में आ गया तो फिर ये आपका निकलने वाला नहीं। ये वो टेबल है जिसको मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था अपने शब्दों में, ठीक। क्योंकि अगर इस टेबल से मैं आपको समझाना शुरू करता तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता। अब देखिए, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जल्दी से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्री कैम्ब्रियन, शक यानी ये पीरियड है, ठीक है। जहाँ पे शक आ रहा है मैं पीरियड बोलूँगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में निर्मित प्राचीन पर्वतों को क्या कहा गया? आर्कियन। अब प्री कैम्ब्रियन में निर्मित प्राचीन पर्वतों को आर्कियन पर्वत कहा गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने कहाँ से आपको बताना शुरू किया था और क्यों किया था। देखिए, मैंने आपको बताया था प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन में मैंने आपको 3 वो बताई थी, हेडियन, आर्कियन और प्रोटोरोजोइक। तो ये वही आर्कियन है, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था, ये वही आर्कियन है। चले आगे, ये रहा। अब हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में निर्मित प्राचीन पर्वतों को आर्कियन पर्वत कहा गया। प्री कैम्ब्रियन पीरियड की चट्टानों को किन तत्वों की प्रधानता थी? भाई ग्रेनाइट और नीस, इन तत्वों की प्रधानता थी। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ से। अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रिम की, अरावली मैंने बताया आपको प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना था। अरावली, ये चट्टानों का निर्माण उसी काल में हुआ था, यानी प्री कैम्ब्रियन। कैनेडियन लॉरेंसियन शील्ड का निर्माण किस शक में हुआ था, किस पीरियड में? ये भी प्री कैम्ब्रियन में। कैनेडियन और लॉरेंसियन शील्ड का किस पीरियड में? समुद्रों में रीढ़ विहीन एक कोशीय, ठीक है, यूनिसेल्युलर मरीन इनवर्टिब्रेट, ये भी कहाँ शुरू हुए थे? मैंने बताया था आपको, यूनिसेल्युलर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी कहाँ पे? प्री कैम्ब्रियन युग के अंत आते आते तक, ठीक है। शिवालिक की उत्पत्ति, ये प्लायोशीन है। शिवालिक कब हुए? प्लायोशीन में। अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? प्लायोशीन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो रिपीट करके ही देखना है, ठीक है, जहाँ पे आप फंसो। देखिए, ये रहा प्लायोशीन, ये। अब बोलोगे सर प्लायोशीन तो टर्सरी पीरियड का है। जी हाँ। टर्सरी में सेनोजोइक का है। जी हाँ। सेनोजोइक में फेनोजोइक इयॉन का है। जी हाँ। तो इयॉन कौन सा है? फेनोजोइक। एरा कौन सा है? सेनोजोइक। उसका पीरियड कौन सा है? टर्सरी। टर्सरी पीरियड का इपोक कौन सा है? प्लायोशीन, ठीक है। तो इस तरीके से प्लायोशीन यहाँ से रिलेट कर रहा है। आई बात समझ में? अब कहीं भी आपको दिखता है कि अच्छा प्लायोशीन, तो याद आ जाएगा। किस पीरियड में तापमान के बहुत कम हो जाने से 4 हिमयुग, हाँ ठीक है, मैंने आपको प्लेस्टोसीन बताया था और कहा था कि प्लेस्टोसीन में हिमयुग की शुरुआत हो गई थी, या इसको हिमयुग के नाम से जाना जाता है इस पीरियड को। क्यों? क्योंकि विश्व के अधिकांश महाद्वीप हैं वो बर्फ से ढक गए थे, ठीक है, इसलिए। तो 4 हिमयुग आए, जिनको अगर एग्जाम में आता है कि गुंज, मिंडेल, रिस व वुर्म क्या हैं, तो आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं सर ये प्लेस्टोसीन युग के 4 कालखंड हैं, ठीक है, टाइम है। ग्लेशियल, इंटरग्लेशियल पीरियड का है, ठीक। तो गुंज, मिंडेल, रिस और वोम क्या है?
क्या है, 4 हिम पीरियड हैं, 4 आइस एज हैं, आइस एज, ठीक है, जो प्लेस्टोसीन पीरियड में आई थी वो आइस एज है। ओके, उत्तरी अमेरिका में जो झील बनी है, बृहद झीलों का निर्माण एवं नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा उत्तरी इटली की झीलों का निर्माण किस पीरियड में हुआ, ये भी उसी में हुआ था। देखिए आइस एज जब आई, जब प्लेस्टोसीन पीरियड आया तो प्लेस्टोसीन पीरियड में बहुत सारी बर्फ जमा हुई, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह ढक गया था। फिर धीरे धीरे प्लेस्टोसीन युग जो है वो कमजोर होना शुरू हुआ, आइस पिघलनी शुरू हुई, तब झीलों का निर्माण हुआ। जब जो आप पढ़ते हैं ना ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ग्रेट लेक्स हैं, उनकी उत्पत्ति भी प्लेस्टोसीन युग में हुई है। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का, ये भाई कैम्ब्रियन, ये उसी कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था। ठीक है, यूरोप में जो महाद्वीप हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं, ये भी कैम्ब्रियन में हुई थी। ये टाइपिंग एरर है, आप उसको कैम्ब्रियन पढ़ें। ठीक है, किस पीरियड में स्थल पर वनस्पतियों, अभी मैंने बताया कि लैंड पर वनस्पति शुरू हुई थी, कब, सिल्यूरियन। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो मैंने आपको ये बहुत ही क्लियर कट शब्दों में बताया था कि जो सिल्यूरियन पीरियड है, ये देखिए लैंड प्लांट, ठीक है, ये सिल्यूरियन पीरियड में क्या हुआ था, सिल्यूरियन पीरियड में स्थल पर वनस्पति का जन्म हुआ था, वो है सिल्यूरियन पीरियड। अगर आए तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। प्रवाल जीवों यानी सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार किस पीरियड में, ये भी सिल्यूरियन में हुआ था। पर्वत निर्माण क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही, ये आपका डेमोनियन में रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति के कारण किस युग को मत्स्य युग, डेवोनियन, ठीक है, डेवोनियन, यहाँ पे फिश की बहुत यानी फिश डोमिनेट कर रही थी डेवोनियन पीरियड में, याद रखना है आपको। उभयचर जीवों का, ये भी डेमोनियन है। ठीक है, उभयचर जानते हैं आप, जो स्थल और जल दोनों पर रह सकते हैं, उनको बोलते हैं। बड़े वृक्षों का काल, ये कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस में कोल भी बना था, बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे इस समय। ठीक है, और जब ये वृक्ष वाटर के अंदर सबमर्ज हुए, उन्हीं से कोल बना था, इसलिए कार्बोनिफेरस का काल मुख्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़े वृक्ष अभी तक जो पाए गए पृथ्वी पर वो कार्बोनिफेरस काल में ही पाए गए। किस शक में भ्रंशों में पेड़ों के दब जाने के गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले के व्यापक निक्षेप हैं, वो भी कार्बोनिफेरस है। ठीक है, और किस युग में कोयले, किस पीरियड को कोयला युग भी कहा जाता है, वो भी कार्बोनिफेरस है। ठीक, ये सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों के उदय के कारण किस शक को रेंगने वाले, ये भी कार्बोनिफेरस है। मैंने बताया था आपको, अगर आप पहले वीडियो अच्छे से देखा है, कि रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीवों का काल भी कहा जाता है कार्बोनिफेरस को। ठीक है, यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी, रेप्टाइल्स आए थे, रेप्टाइल्स भी डोमिनेट कर रहे थे। प्लायोजिक जो महाकल्प है, उसका अंतिम शक पर्मियन है। पर्मियन पीरियड मैंने आपको बताया था। ठीक है, पैलियोजोइक, फिर से चलते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, पर्मियन पे ले चलते हैं आपको सीधा। पर्मियन ये रहा, देख पा रहे हैं आप पर्मियन, तो ये पैलियोजोइक में, वही वो पूछ रहा है कि पैलियोजोइक का जो कैम्ब्रियन पीरियड से शुरू होता है, उसका अंतिम क्या है, उसका अंतिम पर्मियन पीरियड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। अब वापस चलते हैं हम अपने उस पर। ठीक है, ये है। और किस पीरियड में भूगर्भिक हलचल के कारण ब्लैक फॉरेस्ट और ये जो वॉसजेस जो ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस में है, उनकी उत्पत्ति हुई थी, वो भी पर्मियन पीरियड में हुई थी। ठीक है, तियन शान, अपलेशियन और अल्ताई जो माउंटेन है, उनका निर्माण वो भी पर्मियन युग में हुआ था, पर्मियन पीरियड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है किस पीरियड में आर्कियोपेट्रस की उत्पत्ति का काल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, हम उनको देखते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट है। हमने फ्रॉग और टर्टल की बात करी थी, याद है, अगर आपको याद हो कि हमने फ्रॉग और टर्टल की बात करी थी, ट्रायसिक पीरियड में इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक, ट्रायसिक जो कि मेसोजोइक एरा का है, भूलना नहीं है। मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड हुए थे, ट्रायसिक, जोरासिक और क्रिटेशियस, जिसमें फ्रॉग एंड टर्टल्स आए थे आपके ट्रायसिक में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस शक में शुष्क मौसम तथा पाला सहने वाले पर्णपाती, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डायनासोर का विकास, ये आपको याद रखना है, जोरासिक पीरियड में बता चुका था आपको। ठीक है, अब जलचर, स्थलचर और नभचर, ये तीनों जीवों का विकास हो गया था आपका, ये है आपका जोरासिक। उड़ने वाले, यही वो था, जोरासिक युग था, जिसमें पानी वाले डायनासोर, जमीन वाले डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर तीनों थे। ठीक है, तो उसको जोरासिक पीरियड से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, फिर से अगेन प्रथम उड़ने वाले, वही जोरासिक काल, उड़ते थे उस समय डायनासोर। ठीक है, चूना पत्थर का जमाव, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको बता दूंगा। किस काल में सर्वप्रथम, हाँ, सबसे पहले जो फ्लॉवर आए, ठीक है,
वो तथा बीजों का जो पौधों का विकास प्रारंभ हुआ, आवृत बीजी पौधों, वो जुरासिक पीरियड में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। सबसे पहले रॉकी एंड एंडीज क्रिटेशियस, ठीक है, आरंभ शुरू हुआ था क्रिटेशियस में, लेकिन फिर हम कहाँ चले जाएंगे, टर्सरी। मैंने आपको बताया था कि टर्सरी जो पीरियड है वहाँ पे रॉकीज, एंडीज, हिमालयज, ये आल्प सब बने थे। उसके बाद हम आगे अगर बात करें, इसको देख लेते हैं फिर से एक बार, रॉकीज एंडीज जहाँ मैंने आपको समझाया था, ठीक है, ये है, ठीक, ये है आपका टर्सरी। टर्सरी पीरियड में ये जो है, जिसमें पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन है, इसमें हिमालय पर्वत, रॉकीज एंडीज ये बनना, यानी इनका डेवलपमेंट लगभग हो चुका था, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो प्रारंभ इससे पहले वाला जो युग है क्रिटेशियस, वहाँ से शुरू हो गया कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। मेनली अगर प्रश्न पूछेगा एग्जाम में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है आपसे कि ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स बने हैं वो किस काल में बने हैं, ये पूछ सकता है। उसका आंसर क्या होगा, टर्सरी पीरियड, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, टर्सरी। किस पीरियड में ज्वालामुखी लावा के दरारी और उद्भेदन से डेक्कन ट्रैप, मैं आपको बता चुका हूँ जब आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बता रहा था कि ये क्रिटेशियस पीरियड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पनामा कटक, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, लेकिन हाँ पनामा कटक की उत्पत्ति ये भी क्रिटेशियस युग में हुई, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले मैमल्स की शुरुआत हुई, ये हुई आपका प्लायोशीन। प्लायोशीन आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप मैंने किस उसमें बताया था एरा में, ठीक है। लघु एवं मध्य हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई, ये मायोसीन है। मायोसीन में मैंने आपको बताया है कि किस एरा का है, ठीक, चाहे तो आप याद रख सकते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसमें से अगर आप देखें तो शिवालिक की उत्पत्ति देख सकते हैं, ये प्लायोशीन पीरियड में हुई है। यहाँ से ये हम फिर से पहले ही देख चुके हैं, ये जो चार गुंज, मिंडल, रिस, वर्म, ये जो चार हिम पीरियड है या आइस एजेस हैं, ये कब की हैं, ये प्लेस्टोसीन पीरियड की हैं। ये जो आइस एज हैं ये किस पीरियड की हैं, प्लेस्टोसीन पीरियड की हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। काला सागर, उत्तरी सागर, अरब सागर की उत्पत्ति ये भी प्लायोसीन पीरियड से रिलेटेड है, ठीक, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका में बृहद झीलों का। ये मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया है कि उत्तरी अमेरिका में जो बृहद झीलों का निर्माण हुआ था, ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका जिन्हें कहते हैं, वो प्लेस्टोसीन में हुआ था, ठीक। और पूर्ण विकसित जो मानव है वो तो भाई जो मॉडर्न पीरियड है, या जिसे हम होलोसीन कहते हैं, क्या कहते हैं, होलोसीन, क्या कहते हैं, होलोसीन, होलोसीन, ठीक है। पूर्ण विकसित का बात आए तो आपको होलोसीन या आधुनिक, ठीक, उससे जोड़ना है। और हिम सक यानी हिम पीरियड, हिम युग का संबंध किससे है, प्लेस्टोसीन से। कब से मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, लघु हिमकाल जो पृथ्वी पर जब हम ह्यूमन ने डोमिनेट किया, उसके बाद जो लघु हिमकाल देखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है, याद रखना आप, 300 से 1870, क्योंकि इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन शुरू किया, उसके बाद तो वार्म होना शुरू हो गया वायुमंडल, ठीक है। वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो वार्म होना शुरू हो गया था। डायनासोर्स लगभग 18 करोड़ साल पूर्व थे, ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं। पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव जीवाश्मी साक्ष्य कितने वर्ष पूर्व का है, लगभग 3.5 बिलियन। जो मैंने आपको बताया था ना, प्री कैम्ब्रियन युग में यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी, है ना, उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो 3.5 बिलियन, 3.5 अरब साल पहले पुराने मिले हुए हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये जो क्रम है पृथ्वी पर उत्पन्न होने का, कि सबसे पहले इंसेक्ट आए, ठीक है, पहला कीट आया, इंसेक्ट आए, फिर रेप्टाइल्स आए, ठीक है, और फिर मैमल्स आए, यानी स्तनधारी, स्तनधारी जिसमें हम सब आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है, उन सब की बात हो रही है, ह्यूमंस भी आते हैं स्तनधारी में, मैमल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर क्रम पूछे आपसे तो इंसेक्ट, रेप्टाइल्स और फिर मैमल्स, राइट। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने क्या देखा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि जो भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत सारे इयन है, इयन तो बहुत सारे नहीं है, लेकिन हाँ पीरियड और एपॉक जरूर बहुत सारे हैं, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर देता है इस चैप्टर को। लेकिन हमने पूरी कोशिश करी है अपनी कि आप तक मेरी बात पहुँचे, और ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसकी एक समझ विकसित हो कि हाँ ठीक है, इस पीरियड में ये हुआ था, इस पीरियड में ये हुआ था। तो इन केस एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कवर कराया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।